हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अगेन आज का जो वीडियो है वो है B.Ed सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट कोड है B403 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। यूनिट 4 है, दैट इज इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। बहुत सारे कमेंट आए थे इस टॉपिक के लिए, सो ये वही टॉपिक है, वेरियस कमीशंस एंड देयर रिपोर्ट्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी आपके डाउट है क्लियर करिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ हम सभी को पता है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली तभी पता चलता है कि जो भी लर्नर है उसको क्या क्या चीज़ें समझ में आई। तो एग्जिस्टिंग जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड उन्हीं को विद द टाइम जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश बहुत बार करी गई। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। अब ये NEP 2020 से पहले की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रॉब्लम्स थी उसमें एक तो रिलायबल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं था कोई भी। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी एग्जामिनेशन सिस्टम में। क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी नहीं थी, यानी कि ये था कि जो क्वेश्चंस रैंडमली उसमें पूछे जाते थे वो सारे के सारे किसी स्टैंडर्ड के नहीं होते थे। स्टैंडर्ड इन द सेंस ये कि उनका जो एक लेवल होना चाहिए वो लेवल नहीं था, तो इसीलिए भी ये रिफॉर्म ज़रूरी माना गया। एंड टेस्टिंग मेमोरी ओनली, नॉट हायर ऑर्डर स्किल्स। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती है, HOTS भी कहते हैं इनको, हॉट्स भी कहते हैं, तो उसको टेस्ट नहीं किया जाता था, बल्कि मेमोराइजेशन पे ही फोकस ज़्यादा से ज़्यादा था। यानी क्वेश्चन जैसे पूछे जाते थे कि बच्चा रट के आए, मार्क्स ले जाए एग्जाम में लिख के। देन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड में ही असेसमेंट हो रहा था। एंड देन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलोन आर इवेल्युएटेड। तो बच्चे की जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थी उन्हीं को टेस्ट किया जा रहा था, बाकी और कोई एबिलिटीज़ या उसकी क्वालिटीज़ को नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है मुदालियर रिपोर्ट की। तो जो मुदालियर कमीशन था उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कब बना, क्या बना, कैसे हुआ। ये आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। इससे पहले आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वाले में पढ़ा था, तो वहाँ से आपको पॉइंट्स याद होंगे, तो उस बेसिस पर लिख सकते हैं कि कब ये फॉर्म हुआ। अब इनके कुछ रिकमेंडेशंस थे। इनका कहना था पहली चीज़ तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को रिड्यूस किया जाए और एक वन पब्लिक एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जाए, वो भी ईयर एंड में। यानी ईयर एंड में एक एग्जामिनेशन करवाइए जिसके थ्रू आप असेस कर पाइए कि मतलब कर लें कि एक्चुअली जो लर्नर है उसने क्या सीखा है, कितनी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप हुई हैं, क्या सब्जेक्ट नॉलेज एंड ऑल। एड मोर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड रिड्यूस द ऐसे टाइप क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। इनका कहना था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ और ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको रिड्यूस करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की वजह से बच्चा कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेगा डीपर वे में, और देन ओनली इट कैन बी असेस्ड कि उसको कितना आया। इन्होंने कहा कि ग्रेड यूज़ करें इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स, ये इनका सजेशन था। कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स बनाने की बात इन्होंने करी। मार्कशीट जो है उसमें इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स दोनों, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होता है उनके मार्क्स होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और साथ साथ इन्होंने कंपार्टमेंट की बात करी कि कंपार्टमेंट जो है पब्लिक एग्जामिनेशन में बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकें उनको, यानी एक मौका और मिले। फिर इसके बाद बात आती है कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन के केस में मैंने कुछ मेंशन कर दिया है जो मैंने मुदालियर कमीशन में नहीं किया, आप कर लीजिएगा सेम चीज़। तो यहाँ पे था कि इस कमीशन को बनाया इसलिए गया ताकि एक इश्यूज़ जो या प्रॉब्लम है प्राइमरी टू हायर एजुकेशन उसको असेस कर पाएँ। तो डॉक्टर DS कोठारी इसके चेयरमैन थे कमीशन के 1964 में। सो जब कमीशन बना तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे DS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी। और साथ साथ इसमें ये भी मेंशन्ड है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि UGC के वो चेयरपर्सन रह चुके थे। इनका रिकमेंडेशन ये था कि रिटर्न एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि वो एक भरोसेमंद मेजर बन सके, एक तरीका बन सके जिसके थ्रू एक्चुअली आप लर्नर को के अचीवमेंट्स को आप मेजर कर रहे हैं। देन टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑल दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द रिटर्न एग्जामिनेशन। साथ ही साथ इनका कहना यह था कि टूल्स एंड टेक्निक्स बनाई जानी चाहिए उन सारे एस्पेक्ट्स के लिए जो कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता। अब इनके कुछ रिकमेंडेशन थे रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन या फिर आप लोअर प्राइमरी स्टेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना यह था कि भाई पहली चीज़ तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि सेपरेट नहीं मानना है बल्कि एक मानना है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि इनका जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इनकी बेसिक स्किल्स एंड एटीट्यूड को जानने के लिए। साथ ही साथ इनका एक सजेशन या रिकमेंडेशन ये भी था कि जो भी मेथड यूज़ होगा वो टीचर प्लान करेगा और सिस्टमेटिक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ टीचर की होगी। फिर इन्होंने हायर प्राइमरी के लिए सजेशंस दिए थे, जिसमें कि इनका कहना यह था, अब हायर प्राइमरी में 5th to 8th की क्लासेस थी। In addition to a written examination, an oral test is given some weightage and it should be a part of internal examination. इनका कहना था कि रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ ओरल एग्जामिनेशन को भी एक इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, उसको भी एक वेटेज देना चाहिए ताकि वो इंटरनल एग्जामिनेशन का एक पार्ट बन सके। सो इनका कहना यह था कि यहाँ पे कॉमन एग्जामिनेशन होने चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी सबके जो इस लेवल पे एजुकेट हो रहे हैं, यानी 5th to 8th उनका कॉमन एग्जामिनेशन होना चाहिए।
एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ कॉमन एग्जामिनेशन के पीछे का जो लॉजिक इनका ये था कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए लगभग सेम होना चाहिए, साथ ही साथ थ्रू आउट द लेवल, यानी कि ऑल ओवर द कंट्री जो ये पैटर्न हो वो सेम तरीके से फॉलो, ये भी इनका एक मतलब रिकमेंडेशन था। प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, इनका कहना ये भी था कि सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए प्राइमरी स्टूडेंट्स को विद कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, उनके कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स जो भी प्रोग्रेस के हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। देन स्पेशल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट टू आइडेंटिफाई द टैलेंट, और टैलेंट को, प्रतिभावान या प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, मतलब बच्चों को वहाँ पे फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए टेस्ट कंडक्ट किए जाने ज़रूरी थे। इनका ये रिकमेंडेशन था कि टेस्ट कंडक्ट कराओ और उसके बेसिस पे आप टैलेंट को ढूंढ लो। देन सेकेंडरी स्टेज के लिए इनका रिकमेंडेशन ये था कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए और रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द से जल्द पब्लिश होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो बोर्ड्स हों, वो क्या करते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत देर में आता है। अब तो खैर बोर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो गए, वरना बहुत लेट भी उनके रिजल्ट्स आते थे। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी भी उसी पैटर्न पे चल रही हैं कि एग्जामिनेशन अभी हो जाएगा और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, 3-4 महीने बाद भी रिजल्ट आते हैं। So, certification of students by the board examination should mention the subject and secured marks and do not mention the remark as pass or fail। तो इनका एक रिकमेंडेशन ये भी था कि भाई जो बच्चा है उसकी मार्कशीट के अंदर उसके मार्क्स होने चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन रिमार्क नहीं होना चाहिए कि वो पास है या फेल है। स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलना चाहिए ताकि वो रीअपेयर हो सके एग्जामिनेशन के लिए। वही कंपार्टमेंट की बात इन्होंने भी करी थी कि कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होने चाहिए, जैसे CBSE ICSE या और बोर्ड्स करवाते हैं वो। Few selected schools should be given the freedom of assessing their students and holding their examination at the end of the class 10th, which will considered as an equal examination by the state board। तो ये बीच में ऐसा हुआ भी था जहाँ पे CCE पैटर्न आया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और 10th के जो एग्ज़ाम्स थे वो क्या हो रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम की तरह नहीं हो रहे थे, बल्कि पेपर आ जाता था एंड स्कूल्स पेपर करवा रहे थे, उन्होंने ऑप्शन दे दिया था बच्चों को। तो इट वॉज समथिंग लाइक दैट ओनली। देन यहाँ पे क्या था कि सर्टिफिकेट इशू होगा, इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनल असेसमेंट एज कंटेंट इन द कम्युलेटिव रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड में जो भी उन्होंने बनाया उसके बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट का रिकॉर्ड वो देंगे। सो क्लास 10th के टाइम पे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नहीं 2002 की बात है, वहाँ पर भी एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड मिल रहा था, यानी कि एक रिजल्ट मिल रहा था, हमारा स्कूल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था एंड उसमें हमारे 9th एंड 10th के मार्क्स थे, प्रोग्रेस क्या थी वो थी, और बोर्ड एग्जाम तो जब आपने दिया तो बोर्ड एग्जाम के फिर मार्क्स जो थे वो अलग से मिल रहे थे। इट शुड बी अटैच टू द मार्कशीट गिवन बाय द स्टेट बोर्ड। उसके अलावा स्टेट बोर्ड अगर दे रहा है आपको, जिस भी स्टेट बोर्ड से आप अपेयर होते हैं, तो वहाँ पर ही कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स को देना था। अब पता नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेट बोर्ड्स देते थे या नहीं देते थे, बट CBSE बेस्ड स्कूल्स जो थे वो तो फॉर श्योर ये चीज़ दे रहे थे। देन इंटरनल असेसमेंट बाय स्कूल शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ। स्टूडेंट की जो ग्रोथ है ओवरऑल, उसके बेसिस पे जो भी असेसमेंट होना चाहिए इंटरनली वो ओवरऑल होना चाहिए, यानी कि उसका एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी में क्या रिस्पॉन्स है, वो कितना क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड वहाँ पे होना चाहिए और वही रिजल्ट में मेंशन होना चाहिए। एग्जाम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। एग्जामिनेशन जो है डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट उनमें ज़्यादा होना चाहिए, ये भी इनका एक सजेशन था या रिकमेंडेशन था। उसके बाद रेटिंग स्केल को यूज़ करना, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मार्क्स देना, ये सारी चीज़ें जो थी इनके लिए इन्होंने मेंशन करी थी, रिकमेंड करी थी कि मार्कशीट में इस तरीके से मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। उसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th के एंड में कंडक्ट होने चाहिए, जो कि आज की डेट में भी हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका 10th एंड 12th में होता है। और आपने बहुत पहले अपने मम्मी पापा या दादा दादी से कभी सुना होगा कि क्लास 4th 5th में भी एग्ज़ाम होते थे, तो ये वही पहले वाले रिकमेंडेशंस की बात है जहाँ पर पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स बीच में भी कराए जाते थे। देन सेकेंडरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विल फंक्शन एज अ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड एनहेंस पावर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे था कि जो सेकेंडरी बोर्ड है स्कूल एजुकेशन का, वो स्टेट बोर्ड की तरह एक्ट करेगा, जिससे कि पावर एंड फंक्शंस जो हैं वो बढ़ जाएं। और साथ साथ नेशनल बोर्ड जो है स्कूल एजुकेशन का, वो इवेल्युएशन से के लेवल पे डील करेगा, वो भी एट सेंट्रल लेवल, यानी कि मेन अपेक्स अथॉरिटी वही होगा। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे इनके। देन बात आ जाती है फिर NPE, जो आपकी नई पॉलिसी थी एजुकेशन की 1986, यानी न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे कि असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, एग्जामिनेशन अडॉप्टेड टू ब्रिंग क्वालिटी टू एजुकेशन। तो इनका कहना है था कि भाई कि जो एग्जामिनेशन है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट है, वो तो टीचिंग लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। असेसमेंट रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और एक पावरफुल टूल होना चाहिए जिसके थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो सके।
सब्जेक्टिविटी इम्प्रूव मतलब रिमूव करने की बात करी गई थी यहाँ पे कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही फोकस किया था। इन्होंने भी फोकस किया था इस चीज़ पे, रिकमेंड किया था कि डी एम्फेसिस होना चाहिए मेमोराइजेशन का। लोग रट्टाफिकेशन मारते हैं, बच्चा रट रहा है और जाके एग्ज़ाम दे रहा है और मार्क्स ला रहा है, तो ये चीज़ रोकी जानी चाहिए, ये भी था। उसके अलावा स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन होता है, सीसीई पैटर्न, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके थ्रू असेस किए जाने की बात इन्होंने यहाँ पे रखी थी। उसके बाद इफेक्टिव यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस बाय स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, इसकी बात इन्होंने यहाँ पे रखी कि इवैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जिसको कि स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स भी समझ सकें और वो भी यूज़ कर सकें। देन इम्प्रूवमेंट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कराने के तौर तरीके जो उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये इनका एक रिकमेंडेशन था। देन नई टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करना, ये इनका एक रिकमेंडेशन था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर पैटर्न, लास्ट ईयर सीबीएसई ने ऐसा करवा दिया था, आपको शायद पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम पिछली बार सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में करवाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैटर्न था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस साल वापस बैक टू बैक वही ईयर एंड वाला हो गया। बट इस सेमेस्टर की जो बात है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात करी गई थी 1986 में। उसके अलावा ग्रेड्स को यूज़ करने की बात करी गई थी मार्क्स की जगह, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो चुका है, यानी कि इंप्लीमेंट किया जा चुका है, बट बाद में फिर दोबारा मार्क्स जो है वो मेंशन करने लग गए। देन नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशनल रिव्यू कमेटी, तो ये आपका जो रिव्यू हुआ था या रिवाइज्ड पॉलिसी थी उसमें क्या था, वहाँ पे उन्होंने अगेन एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने की बात करी गई थी और ये कहा था कि टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ पैकेज, यानी एक फुल पैकेज के फॉर्म में इसको आप कंस्ट्रक्ट करिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और बाद में बोला था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इट शुड असेस द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर मैंने इस पीडीएफ में एक लिंक प्रोवाइड किया है, वैसे तो मैं वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, बट ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो भी 2020 वाली उसके बारे में मेंशन यहाँ पे नहीं किया, लेकिन रिफॉर्म उसमें भी एक्चुअली थे। तो अब बात कर लेते हैं उस पीडीएफ की। तो आप देख सकते हैं कि वो पीडीएफ कुछ इस टाइप से है, एनईपी 2020 असेसमेंट, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है कि इवेल्युएशन जो था वो रेसिटेशन बेसिस पे होता था पहले यहाँ पे, ठीक है, आपका जो वैदिक पीरियड था यानी गुरुकुल सिस्टम में। देन उसके बाद सेटिंग अप ऑफ मख्ताब हुआ 5th सेंचुरी बीसी में, एजुकेशन संघास बने, यानी कि जब बुद्धिस्ट पीरियड आया। उसके अलावा फिर मख्ताब्स, मदरसा, असेसमेंट ओरल एंड इंटरनल एजेंसी के थ्रू, कोई भी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी नहीं थी, इंटरनल एजेंसी के थ्रू हुआ था। फिर वुड्स डिस्पैच आ जाता है 1835 में। यहाँ पे फिर मॉन्यूमेंटल डिक्लेरेशन होता है, फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन कहलाती है मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन की। पहली बार मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होता है 1857 में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सैडलर कमीशन आता है 1917 से 1919 में, जहाँ पे सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट बोर्ड्स बनते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे फेलियर ऑफ लार्ज कैंडिडेट्स इन मैट्रिक असेसमेंट ओनली, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें यहाँ पे ये रेफ़र किया गया कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको कि असेसमेंट, जिनके थ्रू असेसमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे आपकी हार्टॉग कमेटी आ गई 1929 में। फिर ऐसे ही एजुकेशन कमीशन एंड असेसमेंट हुआ कि राधा कृष्णन कमीशन आया 1948-49। देन मुदालियार कमीशन आपका 1952-53। देन ऐसे कोठारी कमीशन आपका 1964-66। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर द रीवैम्पिंग एट स्टूडेंट असेसमेंट थ्रू एग्जामिनेशन फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में, फिर 86 में एन असेसमेंट की बात यहाँ पे करी गई है। तो आप देख सकते हैं अगेन इसको पढ़ के कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए थे, जो मैंने आपको सेम एक्सप्लेन करें, उन्हीं की बात यहाँ पे करी गई है। फिर आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 75 में आया, फिर 88 में आया, फिर 2000 में आया। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे, तो इस पीडीएफ में पूरा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके भी मतलब पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ है। एंड देन फिर आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई उसके बारे में भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद फोकस ऑन द फॉलोइंग, रेगुलर फॉर्मेटिव एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई। उसके अलावा प्रोमोटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी गई। असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग पे फोकस करा गया। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसके बारे में बहुत बार पिछले जो भी कमीशन थे उन्होंने बोला था कि ये नहीं है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात नहीं होती, क्वेश्चंस नहीं होते, तो यहाँ पर उनको रखा गया जिसमें कि एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे को हो, ये असेस किया जा सके। उसके अलावा एंटायर स्कूलिंग सिस्टम को रिवाइज करा गया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि क्या है, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट,
कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे को आप ट्रैक कर रहे हो. बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड मोर फ्लेक्सिबल विद असेसमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल्स, assessment to the focus on the core concept, high order and foundational skills, AI based softwares to help track progress of student to enable and to make optimum या optimal career choices. तो ये सारी चीज़ें. उसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर परख जो है वो बनाया गया. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू इसको रिफॉर्म किया गया. आप ये पढ़ सकते हैं कि NEP 2020 में क्या क्या हुआ है. ये पूरा यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो PDF बनाई गई है, तो आप इसको देख लें, समझ लें. पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या क्या वैल्यूएबल टाइम ये वेस्ट करवाते हैं और सारी चीज़ें. मतलब बहुत अच्छी PDF मुझे लगी, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं. सो ये था आज का वीडियो. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.